बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुल्क भर में भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। तोड़ फोड़ करके अहम सड़कें बंद कर दी। राजशाही में मुजाहिरीन की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को भी नजर आतिश करने की इत्तलात। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे और तलबा रहनुमाओं के कायम करदा सियासी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंशा के तर्जुमान भी थे। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़। कलदम तंजीम दाइश खुरासान के तर्जुमान और अहम खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज अज़ाम की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के हाथों गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक कर दी। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशहीरी और अबलागी सरगर्मियों में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियों भी मुअत्तल हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर कर दिया गया है, जिससे तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी भी हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। फील्ड मार्शल की कमांडर इन चीफ लीबियन आर्म फोर्सेस से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते में दरपेश चैलेंजेस और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने तरबियत सलाहियत में इजाफे और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन आबाद हसन बख्शी के वफ्द की हमरा मुलाकात। मुराद अली शाह ने शिकवा किया, अगर किसी ने भत्ते की पर्ची दी या भत्ता दिया तो आपको वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वाज़े हिदायत दे चुका हूँ कि ज़मीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को हिदायत की कि आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आबाद के वफ्द ने वज़ीर आला को भत्ते की मिलने वाली पर्चियाँ और नंबर्स भी दिए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। मैं उम्मीद करती हूं कि आज आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आज से तो हम वीकेंड की जानिब जा रहे हैं एंड आई एम होपफुल बहुत सारे लोग खुश होंगे कि चले वीकेंड आ रहा है, एक वीकेंड हो रहा है और शायद आपके पास इंजॉयमेंट के कुछ मौके भी ज़रूरी हों। आगाज़ करते हैं एक बहुत ही अहम मामले से इस्लामाबाद में जो पेश हुआ है और एक गैर मामूली मगर आईनी नौयत का फैसला अब सामने आया है और अदालत ने एक जज की तकर्री से मुताल्लिक़ कानूनी तकाज़ों का असर नौ जायज़ा लिया। फेक डिग्री का मामला था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको अब ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया है। ना सिर्फ ये कि अदालत ने जो है उनको ओहदे से हटा दिया है बल्कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उनकी तकर्री को कलअदम करार दे दिया है और लेटर भी इस हवाले से इशू कर दिया गया है। अपनी नौयत का एक प्रेसिडेंट सेट करने वाला भी ये केस है फैसल, आई वुड वांट टू से। और इस केस की जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जिसने बहुत सारे सवाल उठा दिए आपके ओवरऑल सिस्टम के ऊपर भी। ऑफ कोर्स क्योंकि कोई भी अगर शख्स लॉ कॉलेज में पढ़ता है और वहाँ से उसको फर्स्ट ईयर नहीं सेकंड ईयर की भी मार्कशीट इनरोल होने के बाद मिल जाती है, कन्वीनियंटली मिल जाती है एज इट इज़ लुकिंग लाइक सो फार जितने भी एविडेंसेस अदालत में पेश किए गए हैं। फिर ये कि कोई शख्स ओथ लेता है और अगर वो ओथ लेकर और उसके बाद भी अदालत में अपना काम जारी रखता है और फिर 32 साल की उनकी प्रैक्टिस होती है और 32 साल की प्रैक्टिस के बाद एक सोशल मीडिया की पोस्ट के ज़रिए ये इंकशाफ होता है कि किसी शख्स की डिग्री जाली है, तो इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट वी नीड टू रेज। एब्सोल्युटली। मोहम्मद आलिजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है तो उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। आलिजा, कल क्या कुछ हुआ कोर्ट में इस केस में, ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया। आपको सबसे पहले बताएं कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और ये पहली बार हो रहा है शायद पाकिस्तान की तारीख में कि हाई कोर्ट के दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फेलो जज को डिसमिस किया है और यही नुक्ता कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उठाया। कल आपको मैं पहले जरा कमरा अदालत का अहवाल बता दूं। कमरा अदालत वकला से खचाखच भरा हुआ था
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली मर्तबा हुआ कि सहाफ़ियों को मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी और वहाँ पर बड़ी तादाद में वकील पहुंचे हुए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सपोर्ट के लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। जब समाअत शुरू हुई है तो वकील एडवोकेट दाऊद जो पिटिशनर है वो रोस्टरम पर आए और कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जिनसे रिकॉर्ड तलब किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो रिकॉर्ड के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए और रिकॉर्ड में उन्होंने जिस तरह आपने मेंशन किया, बताया कि इनकी जानिब से अनलॉफुल प्रैक्टिसेस की गई और जो डिग्री में उनकी जब डिग्री मंसूख की गई तो एक जाली रोल नंबर के साथ वो दोबारा एनरोल हुए। पहले जब एनरोल हुए तो उनका नाम जस्टिस तारिक जहांगीरी था और अगली दफा जस्टिस तारिक महमूद के नाम से एनरोल हुए और उसमें फिर ये भी बताया गया रजिस्ट्रार की जानिब से कि उन्होंने नकल भी की जिसके बायस उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी भी लगी। लेकिन इसके ऊपर वकील अकरम शेख और बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जब दलाइल दिए, उनका ये कहना था कि कराची यूनिवर्सिटी की जो कार्रवाई है डिग्री कैंसिलेशन की, ये सिंध हाई कोर्ट ने कैंसिल की हुई है। और जब सिंध हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कराची से पूछा कि जब आपने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल की तो क्या आपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बुलाकर सुना, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार कराची का कहना था कि नहीं, हमने तो उनको नहीं सुना। तो इसके बायस कराची यूनिवर्सिटी की तमाम प्रोसीडिंग्स सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल की कैंसिल कर दी। आपको यहाँ पर दिलचस्प बात ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 2020 से हैं। इससे पहले वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं, तो वो इतने आला सरकारी ऑफिस होल्ड करते रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है और यही सवाल अदालत में उठाया भी गया अकरम शेख और सलाउद्दीन की जानिब से कि तब उनकी डिग्री का मामला क्यों सामने और नहीं आया। उससे पहले आगे वो लॉ प्रैक्टिस करते रहे हैं बीइंग अ लॉयर, तो लोअर कोर्ट में, हायर कोर्ट में एक ग्रेजुअल उनकी तरक्की होती चली गई इस पूरे मामले पर। अगर डिग्री जाली थी तो सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे केसेस जिस पर उनका वर्डिक्ट है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये हमें हिला देने वाला है केस ऑब्वियसली। एक क्या प्रेसिडेंट भी सेट हुआ है इस केस की वजह से, या क्या इस केस में कोई बायस भी है? देखिए, बिल्कुल ये हिला देने वाला, चुका देने वाला है। इट्स वेरी बैफलिंग एंड बिल्डिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक शख्स जो है 30 साल से ज्यादा लॉ की फील्ड की प्रैक्टिस करता है और बतौर जज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट केसेस को देखता है, एजुडिकेट करता है, उनके अंदर चीज़ों को डिटरमाइन डिसाइड करता है। लेकिन खोते हैं पहाड़, निकलता है चूहा, और फिर उनके बाद पता ये चलता है कि उनकी जो डिग्री है वही जैली है। आल दो के उनकी जो प्रैक्टिसेस थी रोल नंबर के इनरोलमेंट के हवाले से या जो भी वट एवर यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल इश्यूज थे, यूनिवर्सिटीज मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस एज वेल कि एक शख्स जो है वो 30 साल से ज़्यादा एक फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, फिर बतौर जज, बतौर प्रोसिक्यूटर, बहुत सारी दीगर जो है अहम पोस्ट्स के ऊपर जो है उसने लॉ से रिलेटेड मामलात को देखा, लोगों के मुकद्दर, लोगों के केसेस का फैसला किया और बिलाहिर फिर हमें ये पता चलता है कि 2024 के अंदर एक केस फाइल हुआ, 2025 के अंदर जिसका फैसला आया जज साहब की जो डिग्री है वो किसी अनलॉफुल प्लास्टर या इलिजिटिमेट प्रोसेस की वजह से ही जैली है या गैर कानूनी है या इलीगल है, वट एवर जो भी आप इसके साथ नोशन अटैच कर लें, लेकिन ये जो डिग्री है कहीं से भी वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि इसके पीछे जो प्रैक्टिसेस थी वो अनलॉफुल प्रैक्टिसेस है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब ये सारी चीज़ें हुई, इसके अंदर जो हैरानगी है कि गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने भी पिवटल पर्टिनेंट केसेस थे, उन केसेस का मुकद्दर क्या होगा। आल्दो दे आर गोइंग टू कंसीडर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस के माजी के अंदर जो फैसले किए गए इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन फैसलों को उसी तरह रखा जाएगा, इंटेक्टेड रहेंगे इन फ्यूचर। अच्छा प्रकाश, दो चीजें आपने बहुत अहम कह दी हैं यहाँ पे। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि सिंस यू आर इनटू दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, क्या प्रोसीजर होता है चेक एंड बैलेंस का? कोई आ रहा है इस फील्ड में, उसकी डिग्री चेक होना, ये क्योंकि इन पे तो नकल वकल के भी इल्जाम आते हैं, इनके नकल के भी इल्जाम आते हैं। एक तो ये कि क्या इतना आसान होता है कोई भी चीज इस तरह के शोबे में पेश कर देना और उसके बाद जज बन जाना? दूसरा, ये आपने बड़ी अहम बात की, जिस पे इन्होंने जिन जिन केसेस पे इन्होंने रूलिंग दी है उसका क्या होगा? कौन कौन सी अहम रूलिंग्स थी इनकी, इफ यू कैन टेल अस?
अच्छा फैसल भाई, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई शख्स जो है किसी भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट का या पंजाब बार का या सिंध बार का वो मेंबर बनता है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर वन सेल्फ। वो अपनी Yeah. डिग्री प्रोड्यूस करेगा और उस डिग्री की बेसिस के ऊपर उसको असर्टेन किए बगैर या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस गुजारे बगैर उसे वो लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा कि आप लोअर कोर्ट के अंदर जाके या अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके अंदर एक पूरा चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को क्रॉस करके उससे प्रोसीड करके एक शख्स को लाइसेंस इशू किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू द हाई कोर्ट, तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद उसे हाई कोर्ट का लाइसेंस जो है वो इशू किया जाता है। पहले आपकी पंजाब बार काउंसिल वो इशू करती है जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का लाइसेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस दिया जाता है। और इस तरह के मामला में तो जहाँ पे एक शख्स की एलिवेशन बतौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे की जाती है, वहाँ पे हमारे आइन का आर्टिकल 175A, जिसमें हमारी जुडिशल कमेटी बैठती है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। और जब भी किसी प्रोविंस के अंदर किसी भी जज की तैनाती का मसला है या मामला है, तो उसके अंदर उस प्रोविंस का मुतलका चीफ जस्टिस भी बैठता है, उसमें वजारत कानून भी बैठती है। ये 10 से 11 लोगों की कमेटी ये तमाम मामला को जुडिकेट करती है, मैटर को सर्टेन करती है। उसके बाद किसी जज की एफिलेशन देखते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी को देखते हैं, उसके करैक्टर को देखते हैं, उसके माजी के कॉन्डक्ट को देखते हैं। और इतनी ज़्यादा चीज़ों को वैल्यूएट करने के बाद 5, 6, 7 लाख जिस वक्त हमारी वकला की तादाद है, उसमें से चंद एक लोगों को बतौर जज हाई कोर्ट के तौर पे एलिवेट किया जाता है। तो आई थिंक कि उस वक्त ये सारी चीज़ें जब की जा रही थी तो क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली गई? उस वक्त जब ये सारी चीज़ें की जा रही थी, क्यों मामलात को इस हद तक जाके प्रोव नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, इंटेरोगेट नहीं किया गया कि आज एक सोशल मीडिया की पोस्ट ने जंगल में आग लगा दी और आज हम यहाँ पे बैठ के काफ़ी अफसोस कर रहे हैं कि जज साहब ने 5 साल लोगों के इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट केसेस के साथ जो खिलवाड़ किया, इस जुडिशियल सिस्टम के साथ जो मजाक बिल्कुल। किया, उनको प्रॉपर तमाम अच्छा, वो तमाम चीजें दी गई। लेट से बैरिस्टर फादी से वकास, कबार में मोती से बात अच्छा कर मोती से बैरिस्टर बात वकास साहब, करूंगा। ये बताइएगा कि एक तो ये है ना जो उन्होंने किया, गलत की डिग्री गलत बनाई, ठीक है, वो किस प्रोसीजर के तहत निकल कर आ गई, सिस्टम के अंदर फॉल्ट था, कहाँ उनको लूप होल्स ने उनको फ़ायदा दिया। बट ये जो सज़ा है इसके बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? और अगर बात कर सकते हैं तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि सिर्फ मुअत्तली डी नोटिफाई करना इज इट इनफ? बिकॉज आपने तो अच्छा, धोखाधड़ी की ना, आपने कुरान के ऊपर गलत ओथ लिया। सो ऑल ऑफ इट इज, एक तो आपने अपने ओथ के साथ गद्दारी की, फिर आपने जालसाजी भी की, तो इसके ऊपर तो सजा होना चाहिए, जेल टाइम होना चाहिए। अच्छा, कोई भी शख्स ये क्लेम करे कि वो वकील है लेकिन उसके पास वो डिग्री मौजूद नहीं है, ये बार काउंसिल का लाइसेंस मौजूद नहीं है, तो 419 जो पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा है उसके तहत उसके ऊपर FIR करवाई जाती है। इसके अलावा कोई जालसाजी करे, कोई धोखाधड़ी करे तो 420, 468 और 471 ये पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ात है जो डिसीविंग, चीटिंग और फ्रॉड के ज़िम्रे में आती हैं। और कोई शख्स वो फोर्ज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करता है तो 471 के अंदर आ जाता है। लिहाजा एक फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया गया जिससे चीटिंग की गई, जिससे फ्रॉड किया गया और फिर वो फोर्ज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया। लिहाजा ये 4 दफ़ात उनके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है क्या आइंदा आने वाले वक्त में किसी भी जज के ऊपर इस तरह का एलिगेशन या एक्विजिशन लगाया जा सकता है कि किसी भी प्राइवेट पटिशनर की ठीक तरफ है। से? आई थिंक सो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है पाकिस्तान के अंदर एक अदारा मौजूद है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है या आइन की वायलेशन करता है या वो जो है मेंटली तौर पे उसका दिवालिया निकल चुका है, तो इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है, या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ठीक के है। थ्रू या किसी प्राइवेट कंप्लेंट। 3 तरीके उसके पास मौजूद हैं। वो किसी भी जज को बुला के उसका कॉन्डक्ट चेक कर सकती है, उसकी डिग्री चेक कर सकती है। इससे पहले बार काउंसिल के पास भी इख्तियार मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि डिग्रियों की वैलिडिटी को सर्टेन करने का पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अदारा है सो फार एज आवर लीगल कम्युनिटी इज कंसर्न। तो ये 2 अदारे ज्यादा रेलिवेंट थे, बजाय इसके कि सिंध हाई कोर्ट में जाया जाता, बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाया जाता। आल्दो कि इन 2 अदारों ने शायद इसकी तरफ कार नहीं धरा,
दे पुट डी फेस टुवर्ड दिस इशू। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, लेकिन जो भी हुआ, आई थिंक कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ दिस इज द मोकरी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, कि हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो 5-5, 10-10 सालों से इस सिस्टम के साथ मजाक कर रहे हैं। वकास, ये तो एक चीज सामने आई है। अब आई वंडर कि और कितने इस तरह के केसेस होंगे। आखिर में आलिजा, आप बताइए ना, व्हाट्स नेक्स्ट? ये सारा सदर जरदारी ने भी इनकी जो है कलअदम कर दी है तकर्रीर ऑल। गालिबन अब तारिक महमूद जहांगीरी के पास देयर वोंट बी एनी अदर ऑप्शन, या इनके पास अभी भी कोई ऑप्शन है? देखिए, कल हमने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उससे गुफ्तगू भी की जब ये फैसला है उसके बाद। तो उनका ये कहना था कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे और जितने भी हमारे पास लीगल फॉरम्स अवेलेबल हैं उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। जो वकास साहब बात कर रहे थे कि एक मॉकरी ऑफ द सिस्टम है कि एक जज 5 साल बैठकर लोगों की किस्मत के फैसला करता रहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम ने लोगों के साथ ऐसा किया है या जज ने ऐसा किया है? क्योंकि पहले तो जज को अटॉर्नी जनरल भी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी बनाया गया, एडवोकेट जनरल भी बनाया गया, और ये सारी चीजें जो उसने हासिल की, जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड किए, सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त उनको जांच पड़ताल क्यों नहीं की थी? मैंने और आपने किसी दफ्तर में क्लर्क भी भर्ती हुआ हो तो हमारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से छानबीन की जाती है, नाक से नकीरें लगवाई जाती हैं, लेकिन एक जज उसके डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा जाता। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील की जानिब से जो कल बेंच पे इतराज उठाया गया था, उसमें यह मौका अपनाया गया था कि जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने और वफाकी आईनी अदालत में केस पेंडिंग है, आपके खिलाफ पिटीशन दायर है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, आप ये केस नहीं सुन सकते। लेकिन उनकी ये जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई। उनका ये कहना था अशरफ शेख का, इस तरह के लिटिगेशन में 1 महीने का वक्त दिया जाता है, तो ये एक मौजूद जज है, कम से कम हमें वक्त दिया जाए, लेकिन वो वक्त नहीं दिया गया। उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। अब ये मामला वफाकी आईनी अदालत में जाएगा, जस्टिस उम्मीदुद्दीन खान जिसके सरबराह हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जा सकता है, उसके बाद देखते हैं इस मामले का क्या बनता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आलिजा फॉर योर टाइम और के वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि वाकई अगर तो इसमें कोई बायस है तो वो भी नजर आ जाए, बायस नहीं है तो एक प्रेसिडेंट जरूर सेट हो जाए। बट आई स्टिल वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि एक आम आदमी और किसी एलीट में फर्क एक दफा फिर से साबित हो गया। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। और अभी हम बात करने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है और उसमें जो इंकशाफात किए गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मामलात पर, एक बार फिर से संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। उसकी वजह से रिपोर्ट में अफ़गान तालिबान के इस मौक़िफ़ को गैर मुअतबर करार दिया गया है कि जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने कहा है कि दाइश खुरासान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और ऐसे और बहुत सारे शिद्दत पसंद गिरोह अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि सरहद पार हमलों की जो मनसूबाबंदी है उसमें भी मुलव्विस पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ख़तरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ही करार दिया गया है, जो अफ़गान जो है पनागाहों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट एक बार फिर उस ख़तरे की निशानदही करती है जिसमें पाकिस्तान बबांगे दोहल पूरी दुनिया को बताता रहा है। दुनिया ने उस वक्त तक कान नहीं धरे जब तक उनकी सरजमीन पर कार्रवाई होना शुरू नहीं हुई। और इसके साथ साथ एक और भी अहम मामला, इसी में पाकिस्तान ने भी एक गिरफ्तारी जाहिर की है दाइश खुरासान के जो तर्जुमान थे उनकी। और ये सब कितना इंपॉर्टेंट है बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तजयकार हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी हैव बीन डूइंग, पाकिस्तान हैज़ बीन सेइंग इट फॉर एजेस नाउ। दुनिया नहीं इस पे कान धर रही थी। अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाइयाँ होना शुरू हुई तो दुनिया को हमारे दर्द का अंदाज़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट का आना कितना अहम है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि पहली मरतबा रिपोर्ट नहीं आ रही, इससे पहले भी एक दो मरतबा ये चीज़ें हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया। इस हद तक तो सेटिस्फाइंग है कि हम जो पाकिस्तान पिछले बहुत अरसे से दुनिया को बताने की हम कोशिश मुसलसल कर रहे हैं, बहुत सारे सबूतों के साथ कर रहे हैं, कोई हम ज़ुबानी कलामी बात नहीं करते। डोजियर्स हमने दिए हैं, हर फोरम पे हमने इस चीज़ को उजागर किया है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन जैसे आपने खुद फरमाया कि इसका निशाना चूँकि मेनली पाकिस्तान ही बनता चला और आज भी बन रहा है, तो दुनिया ने इस वक्त तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जबकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट ज़राए भी ये बताते हैं कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी जन्म ले रही है वो भी फ़िलहाल तो पाकिस्तान उसका निशाना है,
लेकिन अब ये दुनिया के दूसरे खितों तक भी ये पहुंचना शुरू हो गया और एक दफ़ा से फिर इस चीज़ का शदीद खतरा है कि अफगानिस्तान वर्ल्ड सेंटर एपी सेंटर वर्ल्ड टेररिज्म बन रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ दुनिया का हर मुल्क उसका मेंबर है, उसकी रिपोर्ट की अथेंटिसिटी भी होती है, उस रिपोर्ट को मुरतब करने के मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए भी हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ऑन बोर्ड होती हैं और उन्होंने जो हक़ाइक़ पेश किया है, उन्होंने बिल्कुल इस दावे को रद्द कर दिया अफ़गान तालिबान के कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कोई दहशतगर्द ग्रुप जो है या ग्रोह जो है वो नहीं आज़ादाना ट्रेनिंग कर रहा या आज़ादाना फिर रहा या आज़ादाना हरकत कर रहा। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से ही दहशतगर्दी जन्म ले रही है, बहुत सारे इसमें ग्रुप्स है। अफ़गान तालिबान इसलिए बराह रास्त उसमें शामिल है, मुलव्वस है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी अफ़गानिस्तान में इस वक्त जैसी भी एक हुकूमत है, बेशक उस हुकूमत को दुनिया नहीं मानती, लेकिन हुकूमत वहाँ पर वो है और वहाँ से लोगों के लिंकेज दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अमरीका भी शामिल है, उसमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल है और ये चीज़ें अभी खुल के सामने आ गई हैं कि अफ़गानिस्तान में जारी इस दहशतगर्दी को या इन कैंप्स को अगर ना रोका गया, इनको पहले की तरीके से अगर आज़ादाना कौम आलम ने काम करने दिया गया, तो फिर एक दफ़ा फिर दुनिया खुदा ना खास्ता किसी बहुत बड़े साहने का सामना कर सकती है। इसलिए इसको थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, पाकिस्तान की मदद करें। पाकिस्तान की मदद से आप बड़ी आसानी से इस दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जितना फर्स्ट हैंड नॉलेज हमारे पास है, जितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है, जितनी एक्सपर्टीज हमारी है, किसी की इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। हम 2 दहाइयों से ज़्यादा इस जंग को न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से लड़ रहे हैं। हमने रोक के रखा हुआ है दहशतगर्दी की इस वबा को, इस दहशतगर्दी की बहुत बड़े एक थ्रेट को। इसलिए चले देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी यूएन ने रियलाइज कर ही लिया है तो सिर्फ रिपोर्ट की हद तक नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ के अमली तौर पर भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही होने जा रहा था कि ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल एक रिपोर्ट दे देती है, लेकिन हम इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है। इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर टेरर फाइनेंस करने के इल्ज़ामात लगते रहे, हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो टेरर फाइनेंस कर रहा है मुल्क, हम वो भी जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है। सो आर वी गोइंग टू टेक स्टेप अहेड? इससे आगे निकलकर हम ये क्या आगे बढ़कर बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? अफ़गानिस्तान जहाँ लोग भूख और अफलास का शिकार हैं, वहाँ पर इतना असलहा कहाँ से आ रहा है? वो इन ग्रुप्स को कैसे फंड किया जा रहा है, कहाँ से फंड किया जा रहा है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी के फैला रहे हैं? हम तो ये बात करते ही, हम बात करते भी रहेंगे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल पाकिस्तान पे माजी में बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, इल्ज़ाम लगाने में पेश हिंदुस्तान होता रहा है। हमारे ऊपर फैटफ की पाबंदियां लगी, हमें कहा जाता कि आप टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, आपके उनके साथ लिंकेजेस हैं, आप सपोर्ट करते हैं। बावजूद इसके कि जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, जितना बड़ा निशाना हम बने हैं, दुनिया का कोई मुल्क में 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेगुनाह अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। और अभी ये टेरर फाइनेंसिंग जब उसी फैक्टफ ने कहा है कि पाकिस्तान से नहीं हो रही, तभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। हमने तो जो भी उनकी बात है मानी, बावजूद इसके उसमें बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाया गया। बट अभी जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, कि छुपी बात नहीं है, हिंदुस्तान इसको न सिर्फ फाइनेंस कर रहा है, ओपनली फाइनेंस कर रहा है। देखिए अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के साथ इतने करीबी रवाबत, दुनिया उस हुकूमत को नहीं मानती। ये वहां पर पैसा पंप इन कर रहे हैं, कभी डैम्स बनाने के नाम पे, कभी रोड्स बनाने के नाम पे। जितना पैसा अफगानिस्तान में हिंदुस्तान दे रहा है, सारे के सारा अफगान तालिबान रजीम और उसके जेर असर ये दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनको कटारे में लाना होगा, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। बाबर साहब, इफ यू अलाउ मी, आपकी इसी बात से मैं सवाल निकालूं, सिर्फ बातों की हद तक मामला नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा बात करती है, डेनमार्क बात करता है, मुख्तलिफ रीजनल जो ताकतें हैं हमारी वो बात करती हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? पाकिस्तान हॉट परसूट में है विद दीज बेलिजरेंट्स, ठीक है। पाकिस्तान तो अपने कदम भी उठा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नज़र देखता है
वो उसका वहीं पे कलम अमल कर देते हैं। बट बाकी इंक्लूडिंग यूएन, द रीजनल पावर्स एंड ऑल, बात करने तक ही फिर महदूद रहे। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? क्या करें? इंडिया को इंक्लूड करें, उनसे बातचीत की जाए, उनको कटहरे में लाया जाए, करें क्या? जी, बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। आपने रिपोर्ट मुरतब कर ली, आपने कंक्लूड किया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, आपने खुद ही कंक्लूड किया कि अफगान तालिबान बराह रास्त उसमें शामिल है, और आपने खुद ही कंक्लूड किया कि पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा निशान है। अभी इन 3 कंक्लूजन्स की बुनियाद के ऊपर आप हिंदुस्तान को बिल्कुल कटारे में लाएं, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उससे पूछताछ की जाए, उससे पूछा जाए, सलामती काउंसिल पूछ सकती है, P5 कंट्रीज पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव हो सकती है, उनके सफीर को बुलाया जा सकता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जा सकता है, जो आपके पास बिला तरदीद सबूत है उनकी बुनियाद पर। दूसरी बात कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहे दुनिया नहीं मानती, बट एक रजीम है, इनडायरेक्टली लोग उनके साथ इंगेज हैं, उनके खिलाफ किसी ने कोई जंग तो नहीं शुरू की हुई। अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ या तालिबान के साथ माजी में बशमूल अमरीका अगर पसे पर्दा दोहा कतर में मुज़ाकरात हो सकते हैं, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में अफगानिस्तान से पुल आउट हो सकता है, तो अभी इस रजीम से क्यों बातचीत नहीं की जा सकती? इनसे बातचीत सीरियसली की जाए और इनको मुतलबे किया जाए कि अगर आप इन चीज़ों से बाज ना आए तो आपके खिलाफ मजीद सख्त एक्शन हो सकता है। रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी नेबरिंग कंट्री है, खाली पाकिस्तान करेगा तो उसका असर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे डायनामिक्स और हैं। तो इसलिए इतना मुश्किल काम नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा सब कुछ कर सकता है, माजी में करता रहा है। और वही बात कि जनरल असम्बली से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सलामती काउंसिल इसका नोटिस ले, और जब वो नोटिस लेंगे तो बशमूल हिंदुस्तान किसी में मेरा ख्याल है इस हद तक कोई नहीं जाएगा कि उस नोटिस लेने पे या उनकी वार्निंग पे या उनकी एक्सप्लेनेशन पे फिर भी ये वही काम करते रहे। आफ्टर ऑल आपको कॉमिटी ऑफ नेशन में सर्वाइव करना है, आपने रहना है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द पे आपके वक्त के लिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मुल्क में महंगी बिजली, नाक़िस सर्विस, बढ़ते हुए बिल से तंग सार्फिन ने जब सोलर की तरफ रुख किया, यानी कि सोलर नेट मीटरिंग का रास्ता इख्तियार किया, तो यह निज़ाम बिजली का जो नाकाम ढांचा था उसके लिए ख़तरा बना। अब उस ख़तरे को रोकने के लिए नेपरा ने ऐसा वार किया है जिसका बोझ बराह रास्त आम सारिफ और सोलर प्रोज्यूमर पर डाल दिया गया है। अच्छा, नया जो मुजव्वज़ा कवानीन है उसके तहत नेट मीटरिंग सार्फिन की सोलर सलाहियत तकरीबन आधी कर देगी। मुआहदों की मुद्दत 7 साल से कम करके अब 5 साल कर दी गई है, और सबसे अहम बात ये भी है कि जो ग्रिड को दी जाने वाली इजाफी बिजली की कीमत थी उसे तकरीबन आधा कर दिया गया है। तो वो तमाम लोग जिनको ऐसा लग रहा था कि ये सोलर नेट मीटरिंग से उनको फ़ायदा हासिल होगा, अब उनको ये नुकसान होने जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर खालिद वलीद साहब मौजूद हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। भाई, हमें तो बहुत महंगी बिजली मिल रही थी, लोगों ने सोचा ठीक है हम खुद भी बिजली खरीदेंगे और फिर बिजली देंगे भी, क्योंकि इनिशियल कैच इसमें यही था। लेकिन ये इतनी अनइवन स्ट्रैटेजी है, हर साल इसे बदल दिया जाता है, लोग कहाँ जाके अपना सर मारे, कैसे ट्रस्ट करें कि हुकूमत क्या कह रही है? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। ये उस टाइम पे जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, उस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज था। अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है, तो हुकूमत को थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अभी भी जो प्लानिंग की जा रही है वो बड़ा एक नी जर्क रिएक्शन है, एक फिस्ट फाइटिंग मोड में हुकूमत आज कुछ कर रही है, कल कुछ कर रही है। इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो मार्केट को ख़राब करते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ख़राब करते हैं, कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट है उसको इरोड करते हैं। तो ये वाली प्लानिंग, इस तरह की प्लानिंग से बचना चाहिए। अगर आप एक डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन को एज अ सोल्यूशन यूज़ करें और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें। ये ना करें कि आज आप एक चीज़ को एज अ सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं और कल आप उसको एक प्रॉब्लम के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू कर दें। ये वाली प्लानिंग जो है ये गलत प्लानिंग। डॉक्टर खालिद, ऑल्दो के नेपरा खुद ये कुछ 2-3 दिन पहले एक्सेप्ट कर चुकी है कि जो डेस्कोज हैं उनकी कारकर्दगी नाक़िस है, तो बजाय उनको ठीक करने के दे आर ट्राइंग टू फिक्स द कॉमन मैन। व्हाई इज दैट सो? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी हैं जैसी देनी चाहिए थी। उनको या तो प्राइवेटाइज करें, वो आपस में compete करें, एक ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करे पावर सेक्टर में जो एफिशिएंसी की बेस पे चले, तब जाके आप जो है वो नेट मीटरिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको पूरा ही नहीं किया और आप एकदम से
इल्ज़ाम जो है वो कंज्यूमर्स पे लगा देते हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है और इसको बचना चाहिए। हुकूमत यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है? हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से नेट मीटरिंग को डिसइंसेंटिवाइज करके हम ग्रिड की डिमांड बढ़ा सकें। तो या उसके लिए किया ये जा रहा है कि आपका जो नेट मीटरिंग का बायबैक रेट है उसको एवरेज फ्यूल प्राइस के साथ ग्रिड की रिप्लेस किया जा रहा है, जो कि 8 रुपए बनती है, विच मीन्स कि आप दिन में 8 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे होंगे हुकूमत को और रात में 22, 23, 24, 25 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे होंगे। इससे ये होगा कि वो लोग जो रात को ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी खरीदते थे, अब वो बैटरी स्टोरेज के थ्रू, क्योंकि बैटरी की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, तो वो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। जब वो ऑफ ग्रिड होंगे तो हुकूमत का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो ग्रिड की डिमांड बढ़ा सके, वो एब्सोल्युटली, पूरा नहीं हो पाएगा, वो और कम हो जाएगी ग्रिड की डिमांड। तो इस चीज को एब्सोल्युटली। हुकूमत को समझना अच्छा, इससे तब होगा ये जाके आपको आसान ज़बान में डॉक्टर प्रॉब्लम। साहब कि लोग पुल आउट करना शुरू कर देंगे, जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी है हाउ एवर वो उनको मिल रही है वो उससे कम्प्लीटली पुल आउट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी लोग नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से डिपेंडेंट हो हमारी जो नेपरा की तरफ से या दीगर डेस्कोस की जानिब से जो हमें दी जा रही है एनर्जी। अब ये बता दीजिए कि इसका ब्रेक डाउन मैं क्या करूं, मतलब कैसे मैं लोगों को ये समझाऊं कि भाई गवर्नमेंट ये क्यों करने जा रही है? डू दे हैव जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजली उनके पास या एनर्जी उनके पास है वो बहुत महंगी है, अब उसका सारा का सारा बोझ कंज्यूमर पर डालना है, इसलिए हुकूमत ये कर रही है, क्यों कर रही है ये? देखिए, हुकूमत इसलिए कर रही है कि हुकूमत ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी लगाई है मुल्क में, जो पावर प्लांट्स लगे हैं, उनके साथ आपने सॉवरन एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। हुकूमत ने खुद गारंटी दी हुई है इन पावर प्लांट्स को कि 2030, 35, 40, 50 तक अगर ये पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी ना भी प्रोड्यूस करें, हम ग्रिड को ज़रूरत ना भी हो इन पावर प्लांट्स की, तब भी इनको हुकूमत ने पैसे देने हैं और वो पैसे कंज्यूमर्स ने देने हैं। जी, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नीचे आती जाएगी, वो लोग जो ग्रिड की बिजली यूज कर रहे हैं उनके लिए बिजली महंगी होती जाएगी। तो हुकूमत के लिए ये डायलेमा है। इसका सोल्यूशन हम एक सिंपल देते होते हैं कि जैसे जैसे ग्रिड की डिमांड कम होती जा रही है, वो वाले पावर प्लांट जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे उनको आप अर्ली रिटायर करते जाएं। खास तौर पे आपके कोयले के पावर प्लांट्स जो हैं, आप उनको क्लाइमेट फाइनेंस को यूज करें, आप उनको जेट पी का इनिशिएटिव है वो यूज करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, आपका कार्बन क्रेडिट्स का कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, उनको यूज करते हुए आप इन पावर प्लांट्स को बंद करते जाएं। उससे आपकी इन्वायरमेंटल लीडरशिप भी स्टैब्लिश होगी, आपके कैपेसिटी चार्जेस का भी मसला सॉल्व होगा और साथ में आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा सकेंगे। तो तब जाके मामला सॉल्व होगा। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नेट मीटरिंग को डिस्करेज करना, डी इंसेंटिवाइज करना, ये शायद बड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा। कुछ अरसे बाद हुकूमत शायद जो है वो ये सोच रही होगी कि शायद ये हम ना करते। एक और चीज़ जो की जा सकती है वो ये कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये बताएं कि आप एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लीन इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं और आप जो फॉसल फ्यूल वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं खरीद रहे, तो उसके कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की प्लानिंग का फुकदान है हमारे पावर सेक्टर में। अगर हम एनवायरनमेंट को इक्वेशन में लाएं, इकोनॉमी को इक्वेशन में लाएं, तब जाके एनर्जी की प्लानिंग करें, तो शायद हम इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहे होंगे। किया बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन ज़ोर आवाम पे ही गिरता है सबका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बात वही है कि जा सकता है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाया जा सकता है, पता नहीं कब जाएंगे। ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। See you after this. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वेल, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब बात होती है तालीम की, हम ये कहते हैं कि हमारा जो निसाब है, करिकुलम है, बहुत पुराना हो गया है, जदीद खतूत पे उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो अब कुछ मॉडर्नाइजेशन हुई है और वो ये हुई है कि मुल्क भर में मैट्रिक की सतह पर तालीम के निज़ाम में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। साइंस, कॉमर्स और CS कंप्यूटर साइंस के साथ अब टेक्निकल और ज़राअत को भी बाकायदा तालीमी ग्रुप्स के तौर पर मुतारिफ़ कराने पर गौर किया जा रहा है। अच्छा, अब इस मकसद के लिए IBCC का मुशावरती इजलास भी इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। बिल्कुल, और इसमें होगा कुछ इस तरह से कि इजलास में ये सवाल भी आएगा सामने कि मैट्रिक या टेक्निकल या फिर जो ज़राअत पढ़ने वाले तलबा है, इनके लिए इंटर और फिर प्री मेडिकल, जैसे हम आगे जाते हैं तो प्री मेडिकल करते हैं, प्री इंजीनियरिंग करते हैं या कंप्यूटर साइंसेज में कर रहे होते हैं, तो फिर ये बच्चे आगे जाकर क्या स्टडीज़ को फॉलो करने जा रहे होंगे और उसको किस तरह से अलाइन किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा जो कि कॉमर्स या फिर
साइंसेज और आर्ट्स से निकलकर इस फील्ड में आता है, ज़राअत की जानिब आता है, टेक्निकल स्टडीज़ की जानिब आता है, तो फिर उसे आगे जाके ग्रेजुएशन की डिग्री तक के लिए पूरा वो एक स्टडी सिस्टम चाहिए ताकि कोई बीच में ब्रेक ना लगे उसकी स्टडीज़ को। माहिर तालीम कासिम अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, और बहुत शुक्रिया आपके लिए, वक्त की ज़रूरत थी कासिम साहब ये काम होना। अब आप क्या समझते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, बुनियादी इसको इस्लाह समझते हैं आप? किस हद तक जो है हमारी ग्राउंड रियलिटी से ये रिलेटेबल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक खुशाइन इक़दाम है कि हमारी तालीम के निज़ाम में ज़राअत और एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ निसाब में शामिल किया जाए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे वो सब बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं और बिलखसूस यूनिवर्सिटियों में आ जाते हैं, वो अगर जाके देखें तो उनकी अपनी कोई ना कोई ज़रूरी ज़मीन होगी। और आज अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन भी होती है और वो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ जाता है, तो यकीन कीजिए बहुत सी डिग्रियाँ लेने से बेहतर है वो 1 एकड़ पे किसी ऐसी चीज़ को काश्त करे जिससे उसकी अर्निंग एक नौकरी करने वाले से बेहतर हो। तो ये एक पोटेंशियल इस मुल्क की ज़मीन में मौजूद है, और गवर्नमेंट अगर इस तरह के इक़दाम ले रही है तो मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आम तौर पर हम पाकिस्तान में ये बात कर रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं उनको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ाया जा रहा होता है। अब वोकेशनल स्टडीज़ की जब हम बात करेंगे या हम टेक्निकल स्टडीज़ की बात करेंगे, तो क्या इस रुझान में भी इजाफा हो जाएगा कि लोग अपने या बच्चे जो हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से आगे बढ़ सके? एंड एट द सेम टाइम क्या ये डर मज़ीद पैदा हो जाएगा कि बस जो सिस्टम में सीख लिया उसको आगे ऐसे ही बढ़ाना है, हम किसी भी तरीके से जो एक कागजी तरीका है बच्चों को पढ़ाने का उससे आगे निकल कर प्रैक्टिकल की जानिब जाएंगे? देखिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा सारा तालीमी निज़ाम जो है वो नंबर, रट्टा, GPA, डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर स्किल्स की तरफ जाएं और टेक्निकल स्किल्स और फिर मॉडर्न जो AI की स्किल्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो उसमें तरक्की की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। आने वाला जो सारा वक्त है वो क्योंकि स्किल्स का वक्त है, और दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक की यूनिवर्सिटी, इवन हार्वर्ड में डिग्री वर्सेस स्किल्स पे डिबेट हो रही है। तो इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि स्टेट अगर एक्शन लेती है, इसका सक्सेशन प्लान होता है, 10 साल का, 20 साल का विजन सेट होता है, और वो स्किल्स जो हैं वो 12 करोड़ यूथ को मिलती हैं, तो एक इनकलाब आ सकता है। अच्छा, ये बताइए कासिम साहब कि आपको क्या लगता है कि इससे एक तो ये कि जो इंटर में जो बच्चे फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ें, आगे जाके उनको मसावी हुकूक इसके भी मिलने चाहिए कि जो ये पढ़ें एग्रीकल्चर एंड ऑल, एक तो ये, और दूसरा ये कि इंटरनेशनली अगर कोई हम देखें तो उसकी क्या इक्विवेलेंसी होगी, क्या उससे मदद मिलेगी बच्चों को अगर वो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, टेक्निकल पढ़ते हैं इन देयर इंटरमीडिएट? अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्कोप सिर्फ जो है वो डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में है। हाँ, दुनिया के किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में चले जाइए, अगर आप काबिल हैं तो आपके लिए पूरा जो जहां है अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा है। यूरोप में एग्रीकल्चर के किसी ने डिप्लोमा किए हैं तो फारिग नहीं बैठ सकता। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने एग्रीकल्चर का छोटा सा डिप्लोमा किया और किसी एक फसल की भी उसकी एक्सपर्टीज़ है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट उसके पास है। पूरी दुनिया में जॉब्स अवेलेबल है। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ये जो वर्ड हमने बनाया कि ब्रेन ड्रेन होता है, ये बिल्कुल गलत वर्ड है। हमें ब्रेन एक्सपोर्ट के वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि यहाँ से स्किल्स लें बच्चे, कल्चर की बेशक स्किल्स हों, और जाके दुनिया जहान में सर्व करें, पाकिस्तान की रेमिटेंस बढ़े। अच्छा, वैसे तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा ज़राई रकबा है और हमारे जो बड़े हैं वो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर ही करते रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं इसमें। लेकिन हमें जिद्दत भी इख्तियार करनी है। जब आप इन बच्चों को अब पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर या टेक्निकल स्टडीज़ पढ़ाएंगे, हमारे पास क्या असातिज़ा, एक्सपर्ट्स, उनको प्रैक्टिस करवाने वाले लोग मौजूद हैं जो हम सिस्टम में शामिल कर सकेंगे? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिसमें वालिदैन को पता हो, सोसाइटी के नए पैमाने सेट हों कामयाबी के, नाकामी के, और लोगों को पता लगे कि अगर हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो वो स्किल सीखने वाला नंबर, डिग्रियों पर की बात कर रहा है, वो तो हुनर की बात कर रहा है। हुनर वाला जो है वो कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बताएं कि मौजूदा जो दौर है एक तो IT का, उसमें किस किस्म की मज़ीद जिद्दत की ज़रूरत है, एक तो ये भी बताइएगा। और दूसरा ये कि ज़राई मुल्क है हमारा, यहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ाना बहुत अच्छा इक़दाम है, बट द थिंग इज़ कि क्या हमारे पास जो क्वालिफाइड
टीचर्स हैं इसके इस लेवल पे, नॉट ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल बट इस लेवल पे हमारा निज़ाम वो है या उसको बनाने की ज़रूरत फिर पड़ेगी पहले? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी कि हमारे पास वो काबिल ट्रेनर नहीं होंगे, या वो कह लीजिए कि स्किल्ड उतने लोग नहीं हैं जो सिखा सकें इन स्किल्स को। तो इसके लिए मेरा ख्याल है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनर्स को ट्रेन करने का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट को, वो भी साथ ही साथ में इंट्रोड्यूस ठीक है कासिम अली शाह साहब, के वक्त हम उम्मीद करते हैं कि जब ये हो निज़ाम फाइनली मुतारिफ हो तो ये हम इसमें भी उसी तरह पीछे ना रह जाएं जिस तरह हम आईटी में पीछे रह गए थे। सन 2010 आ गया था और हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में ये बता रहे थे कि फ़्लॉपी ऐसे सीपीयू में जाती है और फ्लॉपी सीपीयू से ऐसे बाहर आती है, जबकि 2010-12 में ब्लू रे का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आ गया। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी की जाती है, एग्रीकल्चर होता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस एग्रीकल्चर की अगर सिर्फ ज़राअत की मैं बात करूँ, उसकी स्टडीज़ की हमारे यहाँ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी तक हम जितनी जिद्दत एग्रीकल्चर के शोबे में आ चुकी है, हम उसे अडेप्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो वो अडेप्टेशन नहीं आई है। यहाँ से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर वो हमारे एग्रीकल्चर को आगे लेकर जा सकते हैं। पढ़ने की तो बहुत सारी ज़रूरत है, उसमें से एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी है। क्यों? क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। दुबई में ये हमने देखा मनासिर, आपको दिखाते भी हैं। मूसलाधार बारिश हुई है, बुरी तरह ज़िंदगी को मुतासर किया है और रिमोट वर्क इख्तियार करने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ उन लोगों को ऑफ दफातर आने का कहा गया है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की जो है वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इधर यू गो। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम फैसल, हम हर विंटर्स में अब ये एक साइकिल बन गई है कि हर विंटर्स में इसी तरह की तबाही फैला देने वाली सर्दी हम ख़ास तौर पे दुबई में विटनेस कर रहे होते हैं। और चूँकि जब इनिशियली दुबई एक बड़ा शहर है, हाई राइज बिल्डिंग्स है यहाँ पर, यहाँ का सूवेज सिस्टम, एवरीथिंग इज़ बिल्ड फॉर दिस, लेकिन चूँकि इसके लिए जिस तरह की बारिश के लिए बिल्ड नहीं किया गया तो उनको नुकसान हो रहा है। दे री थिंकिंग कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। यानी अभी आप ये कहना चाह रही हैं कि फिर सिंध हुकूमत ये कहेगी देखो वहाँ पर भी तो पानी खड़ा होता है। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची में ताजिरों और बिल्डर्स को मौसूल होने वाली भत्ता पर्चियों के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आबाद क़यादत से मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज़ बिल्डर्स की जानिब से कारोबार बंद करने और एहतजाज की धमकी के बाद वज़ीर आला ने बराह रास्त बातचीत का रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल, इस पर बत्ताखोरी और लैंड जो ग्रैबिंग है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया गया है और दोहराया गया है। और मुलाकात इस हकीकत की भी निशानदेही करती है कि बत्ताखोरी अब सिर्फ मकामी सतह पर एक मसला नहीं है, बल्कि सरहद पार बैठे अनासर भी कराची में जो कारोबार है उसको मुतासर कर रहे हैं, उसके माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत के ताउन से ही बैरून मुल्क बैठे अनासर की खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसी पे बात करते हैं। हसन बख्शी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आप चेयरमैन हैं आबाद के। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एक चलें अच्छी बात तो ये हुई कि कम से कम नोटिस ले लिया गया है वज़ीर आला की जानिब से और इसके ऊपर अब एक्शन होगा, क्योंकि पहले एक शिकायत ये आ रही थी कि कई बार इसको रेज़ कर चुके हैं मसले को, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। ये तमाम मीडिया हाउसेस और हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से ये मसला उजागर हुआ, जो कि एक बहुत जेन्युइन मसला था। कराची में कारोबार और कारोबार करने वाले इंतहाई डिस्टर्ब थे, खुसूसन बिल्डर्स को। 10 बिल्डर्स तो मेरे पास रिपोर्टेड है जिनको थ्रेट आई, जिन पे फायर हुए, जिनको पर्चियाँ आई, एक्सटॉर्शन कॉल्स आई, उनके आदमी ज़ख्मी किए गए और एक आदमी शहीद भी हुआ। उसके बाद सैकड़ों दुकानदार इस परेशानी में थे कि उनको माहाना भत्ता देना पड़ रहा है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी कुछ दे रहे थे। इस सब का इनकी दिलेरी, इनकी हिम्मत देखिए ये भत्ताखोरों की, कि ये कहते थे कि आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसे दीजिए। यानी इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि नोबडी इज गोइंग टू टच देम, सो ये कहते थे कि आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे पैसे दें। अकाउंट नंबर देते थे, जहां ये 25-50 हज़ार रुपये दुकानदार देता था, उस अकाउंट में इजी पैसा में वो पैसे ट्रांसफर करने पड़ते थे। अच्छा देखिए, मुझे कल हमारी बहुत ही जी हसन साहब, मुझे ये बताइएगा, वाइल आप कल की मुलाकात के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये तो सारे ट्रेसेबल वेज है ना, चाहे फिर कोई कैश पैसा जो सर्विस है उसका इस्तेमाल करे या फिर फ़ोन कॉल्स करे, ये सब ट्रैकेबल हैं। जी बिल्कुल, ये ट्रेसेबल है। और हमारा भी कहना ये था कि जब इनके ये नंबर्स हैं और नंबर्स पे बात हो रही है,
तो क्यों हम इनको लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे आईजी साहब ने हमें ये बताया कि हमारे जुडिक्शन के इश्यूज हैं, हमने इनके रेड वारंट की तमाम चीज़ें कंप्लीट करके फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है, वहाँ चीज़ें पेंडिंग है। तो हमने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनसे भी अपील की कि बराए मेहरबानी कराची पे रहम कीजिए, कराची के कारोबारियों पे रहम कीजिए और हमारी मदद के लिए आए। ये लोग हर उस आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनकी कैपेबिलिटी 100 या 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की सही है। है, सही है हसन साहब। और हाँ, मैं हसन उम्मीद करता हूं कि अब ये फास्ट ट्रैक पे चीजें होंगी। हसन जी। साहब, वज़ीर आला ने गालिबन शिकवा भी किया आप लोगों से कि भाई आप लोग दीगर प्लेटफॉर्म्स की तरफ क्यों गए। आप वज़ीर दाखिला जो थे सिंध के लंजार साहब, उनको बता देते तो मामला हल हो जाता, तो आप लोगों ने पहले नहीं बताया था उनको। इतना ही सीधा ये मामला है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब जब वजीर दाखिला आई मीन सीएम ने हमें ये कहा तो मैंने उसी वक्त वो लिस्ट उठा के उनको हवाले कर दी जो मैंने उनके ऑफिस में और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के ऑफिस में जमा करवाई थी, और जिनमें वजीर आला साहब के ऑफिस का स्टैम्प भी था। तो उन्होंने एडमिट किया, जी आपने किया था, हो सकता है मेरे से ओवरलुक हो गया होगा, जल्दी में गलती हो गई होगी। सो वो उन्होंने अपनी बात हमारी बात को एडमिट किया और अपनी मिस्टेक को भी एडमिट किया। राइट। अब मुझे ये बताएं कि क्या कोई रूट मैप है जो आप तक एक्सप्लेनर आया हो, या फिर ये कि फ़र्स्ट ऑफ आप लोगों से कोई मुलाकात के हवाले से आइंदा उन तमाम लोगों को जिनको थ्रेट्स मिले हैं, क्या किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करने का इरादा रखती है सिंध हुकूमत? देखिए, दो चीज़ें अच्छी हुई। एक, सीएम साहब ने एक हॉटलाइन क्रिएट कर दी है जिसमें मैं भी हूँ, सीएम साहब भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी हैं और आईजी और एडिशनल आईजी साहब भी हैं। मैं मिसाल देता हूँ, उस हॉटलाइन का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास रात को 1 बजे कंप्लेन आई कि इन्हीं लोगों ने फिर हमारे एक बिल्डर को थ्रेट की है। मैंने इनको शेयर की। 2 बजे मुझे इनका जवाब आया जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और सुबह 7:30 बजे आईजी साहब का जवाब आया। और दूसरी बात, वज़ीर आला साहब ने ये मुझे यकीन दहानी कराई है कि वो प्राइम मिनिस्टर से और मोहसिन नकवी साहब से खुद बात करेंगे कि इनके रेड वारंट इशू किए जाएं और इनको यहाँ ला के करार वाकई सज़ा दी जाए। ये भी उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है, और इसके साथ साथ ये भी यकीन दहानी कराई है कि मैं खुद आबाद हाउस विज़िट करूँगा, आपकी कम्युनिटी के साथ बैठूंगा, उनके मसाइल सुनूंगा, सही है, और उनका हल करूंगा। हम बिजनेसमैन के साथ खड़े हैं। हसन साहब, एक चीज़ आपने अपनी एक प्रेशर में इन सब के नाम भी लिए थे जो भत्ते का मुतालबा कर रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह से क्रिप्टो में मुतालबा कर रहे हैं, किस्तों में कर रहे हैं। बोले आप एक प्लॉट हमारे लिए साइड में भी रख लिया करें। सो माय क्वेश्चन इज़, आपने एक और बात की कि बिल्डर्स तो इस्लामाबाद, बिल्डर्स तो लाहौर में भी हैं, एंड आई नो मैनी कि जिन्होंने कराची के बिल्डर्स उन्होंने यहाँ छोड़ के अब इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी डेवलप करना शुरू कर दी है। आपका ये सवाल, क्या आपने ये सवाल रखा उस मीटिंग में कि भाई लाहौर और इस्लामाबाद में भत्ता क्यों नहीं आता, कराची में क्यों आता है? इस सवाल का मैं मतलब ये कोई ना ले कि वहाँ भी आना चाहिए, नहीं, कहीं भी नहीं आना चाहिए। सो ये सवाल आपने वहाँ रखा, और इसके पीछे क्या आपको आइडियोलॉजी लगती है? वाई कराची ओनली? देखिए, मेरा ये सवाल सिर्फ वज़ीर आला से नहीं है, पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से है और चीफ एग्जीक्यूटिव से है कि वाई ओनली कराची इज बीइंग पीनलाइज्ड, जो उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं है। पर इसका जवाब मैं ये समझता हूँ, कराची इज द इंजन ऑफ ग्रोथ इन पाकिस्तान, इज द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको किसी गाड़ी को बंद करना है तो आप इंजन को ख़राब करेंगे ना, तो वो इंजन ख़राब कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के दुश्मन अनासर शामिल हैं, इसमें वो चंद लोग शामिल हो गए जो दूसरे बाहर वालों के पेरोल पे हैं, जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक्शन लेने में हडहर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये तमाम हमारी एजेंसीज को ये पैगाम है कि इन लोगों को जब तक हम अपने सिस्टम से निकाल के सजा देंगे, ये हमारे अंदर बैठ के हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, वो भत्ताखोरों का, वो तो क्रिमिनल्स है ना, उनका काम ही ये है कि वो
और फिर उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं वो जी अनासिर वो जो भत्ता बैरून मुल्क मौजूद हैं, और वो इन लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान होता है। राइटली टेकन योर पॉइंट, बट क्वेश्चन इज़ क्या टाइमलाइन दी गई है आप लोगों को कि कब तक आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा, और हैव यू इवन डिमांडेड कि हमें बताएं कि आप हमारा ये मसला कब तक हल कर देंगे? देखिए, हमने अपनी टाइमलाइन खुद दे दी है कि अगर ओके। 1 महीने में इन लोगों के खिलाफ रेड वारंट इशू नहीं हुआ या अरेस्ट नहीं हुए या कोई काबिल पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आई चीज़ें, तो वी हैव नो अदर चॉइस बट टू क्लोज डाउन आवर बिजनेस और टू प्रोटेस्ट और wind up our business and move out of Karachi. Right. Fourth thing which I don't want to happen is कुछ हमारे लोग भी हथियार उठा लेंगे, फिर यहाँ जंगल का कानून हो जाएगा और वाइल्ड वेस्ट की तरह होगा। Absolutely. मैं नहीं चाहता वो हो, और मेरी क्लियर डिमांड है, I want these 5 people इनके अगेंस्ट रेड वारंट इशू हो और ये लोग अरेस्ट हो। बिल्कुल बहुत ठीक है, शुक्रिया हसन बहुत बख्शी शुक्रिया साहब हसन for your बख्शी time. साहब, और उम्मीद हम यही करते हैं गिरफ्तारियां हों, ताकि ये जो बड़ों की गिरफ्तारी हो तो छोटे मोटों को फिर सबसे जरूरी वो भी अमन ना है, हो। अमन सबसे जरूरी बिल्कुल। है, आपके शहर में अमन होना चाहिए। अभी शो का वक्त हुआ खत्म, आपसे मुलाकात होगी पीर को, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।